सो हेलो मेरे प्यारे 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 दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला, जहां हम आपके माइंड को बना डालेंगे आज टॉप माइंड। तो लास्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों हमने डिस्कस किया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हमारा चल रहा था और वहाँ पर हमने कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी, इवेंट्स के बारे में जाना था कि किस तरीके के इवेंट्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, और उसके अलावा हमने जाना था कि किस तरीके से जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इनिशिएट होता है और उसमें किस तरीके से जो हमारा टेस्टिस से हम फाइनली क्या क्या कनेक्शन होते हैं, क्या डक्ट्स होती हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं। तो आज की वीडियो में हम आगे चलेंगे, स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है मेरे बेटा, तो उस वीडियो को जाके सबसे पहले देखिए ताकि आप लोग बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पर सीख सकें, क्योंकि बिना बेसिक क्लियर करे ना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है जी, तो चलिए हम थोड़ा सा स्क्रीन को आपको शो करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिएगा, आपको पता है कि टेस्टिस, रेटेटेस्टिस, देन वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और फिर उसके बाद यूरेथ्रा, ये वासा डिफरेंस, इजैकुलेटेड डक्ट, यूरेथ्रा, ये जो होता है हमारा कनेक्शन होता है, पाथवे होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट टर्न पे पढ़ी थी। अब बेसिकली जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमने हार्मोन्स की भी बात कर ली थी वहाँ पे कि कौन कौन से हार्मोन्स का क्या रोल है और उससे होने वाली डिजीज़ की भी बात कर ली थी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम बाद में स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम पूरा ये हमारा जो मेल वाला पार्ट है इसको हम आज कंप्लीट करेंगे कि क्या क्या पार्ट अभी इसके पेंडिंग है हमारे पास। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम फिर देखेंगे। अब आ जाती है हमारे पास गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक तो फीमेल गैमेट दिख रहा है मेरे बच्चा यहाँ पर, और ये मेल गैमेट दिख रहा है, यानी कि जिसे स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अब स्पर्म जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, जहाँ पे मेल और जो फीमेल सेक्स सेल्स होंगे, गैमेट्स होंगे, वो दोनों मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, मेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर वहीं क्या होती है, ओवरी होती है। दोनों का फ्यूजन होगा मेरे बच्चा, तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस कह देंगे। तो गैमेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और जब भी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है वहाँ पर क्या होती है, मियोसिस होती है। ये बात भी मैंने आपको लास्ट टर्न पर बताई थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और गैमेटोजेनेसिस अगर मेल में हो रही है तो बच्चों हम उसको क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर फीमेल में हो रही है तो उसे हम बोल देंगे oogenesis। तो आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस की सारी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ा था कि क्या होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होती हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है ना हमारा, वो वहाँ पर हो रहा होता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स का रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, उस चीज़ पर भी हम आएंगे। बट प्यूबर्टी स्टेज पे आप सबको पता है कि जो हार्मोनल डिफरेंसेस आते हैं मेल के अंदर, है ना, तो मेल के अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल डिफरेंसेस आते हैं। तो सर्टोली सेल्स और लेडिंग सेल्स का हमने वहाँ पे फंक्शन पढ़ा था। तो बेसिकली जो हमारा पास स्टार्टिंग में जो सेल होता है, ठीक है, दैट टेस्टिस, जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है टेस्टिस की, दैट इज लाइंड विद द जर्मिनल एपिथेलियम। मेरे बच्चा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, और उसको हम कहते हैं फर्स्ट सेल को स्पर्मेटोगोनियम या प्राइमोर्डियल जर्म सेल। पहला सेल, पहले सेल को हम क्या बोलेंगे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, है ना, 2n स्टेज पर है ये। आगे जाके ये स्पर्मेटोगोनियम क्या बनाता है, देखिएगा डायग्राम को ध्यान से, ये बनाता है बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पहले आपने कहानी याद रखनी है कि क्या है। ठीक है, फिर मैं उनको स्टेप्स को समझाऊंगी कि उसमें क्या क्या फेसेस होते हैं, किस तरीके से हमारी लास्ट स्टेज बनती है। तो सबसे पहले जानिएगा बच्चों कि जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो पहला प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है, पीजीसी जिसे आप बोलोगे। फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, देन उसके बाद हमारे पास स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड से फाइनली हमारे पास मैच्योर स्पर्म सेल बनते हैं। मेरे बच्चों ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये पूरा जो साइकिल चलता है ना स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसको कंप्लीट होने में बच्चों 75 डेज लगते हैं, दैट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट। ठीक है, तो आप बोल सकते हो
65 से 75 डेज। अब जो फेज आ रहे हैं, देखिए इसके अंदर जो फेज आ रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, पहला फेज होता है हमारे पास कौन सा फेज? हाँ जी, पहला फेज मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन फेज। अभी इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट आपको पहले समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो रहा है। जब भी सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है बच्चों, तो जो हमारा स्टार्टिंग का सेल था स्पर्मेटोगोनियम, आपको ध्यान आ रहा होगा, स्टार्टिंग का जो 2n स्टेज पर हमारा सेल था दैट इज स्पर्मेटोगोनियम, जिसे हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। उसके अंदर क्या होगी बच्चों? माइटोसिस होगी, लगातार माइटोसिस होगी, और फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है? नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे, और उन स्पर्मेटोगोनिया का जो नंबर होगा वो किस तरीके के सेल होंगे? 2n स्टेज पे सेल होंगे, यानी कि वो डिप्लॉइड सेल्स होंगे। बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया हो सकता है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो टाइप्स हैं ये किसके प्रिकर्सर होते हैं? अल्टीमेटली स्पर्म के प्रिकर्सर होते हैं। जब एक बार मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है ग्रोथ फेज की, और थर्ड स्टेज आती है हमारे पास मैच्योरेशन फेज की। तो टोटल कितनी स्टेजेस हो गई? 3 स्टेजेस हो गई, ठीक है। पहली क्या थी? मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा आया ग्रोथ फेज, तीसरा आया मैच्योरेशन फेज। अब इन तीनों फेज को अगर जिसने समझ लिया तो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आपको समझ में आ गया। मतलब अब देखिएगा मल्टीप्लिकेशन फेज में तो क्या हुआ? माइटोसिस हुई, और माइटोसिस हमेशा क्या कहती है कि नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर बन जाएंगे, है ना। लेकिन जैसे ही ग्रोथ फेज आया, तो ग्रोथ फेज में जो हमारे पास टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो थे, उन्होंने फर्दर डिवाइड करना शुरू किया, और डिवाइड करके क्या बना दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना दिया। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी क्या थे? 2n स्टेज पे थे। ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है। कैसे थे? 2n स्टेज पे थे। अब थर्ड स्टेज आपकी आ जाती है बच्चों मैच्योरेशन फेज। कौन सा फेज आ जाएगा? मैच्योरेशन फेज। तो अब देखिए मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? वही जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं, अब बच्चों उनके अंदर कैसे डिवीजन होगी? डिवीजन होगी यहाँ पे मियोटिक डिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, मियोटिक डिवीजन होगी, यानी कि मैच्योरेशन डिवीजन उसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, तो उससे हमारे पास क्या बन जाएंगे? दो हमारे पास हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थे बच्चों? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे, और उससे क्या बन गए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन फिर से होगी उसी के अंदर। किसके अंदर होगी सेकेंड मियोटिक डिवीजन बच्चों? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। और फिर उससे फाइनली हमारे पास 4 तरीके के हैप्लॉइड स्पर्मेटिड सेल्स बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्पर्मेटिड्स का, अब स्पर्मेटिड से क्या होगा? आगे क्या बनेंगे? स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस कई बार 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने क्या लिखना है? दिस इज द लास्ट स्टेज, जहाँ पे जो स्पर्मेटिड होते हैं वो किस में फॉर्म होते हैं? स्पर्मेटोजोआ में। और ये स्पर्मेटोजोआ आगे क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जब एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है ना, तो स्पर्म का जो हेड पार्ट है, ठीक है, अगर हम अभी स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जो हमारा स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है वो सेटोली सेल में जाके इमर्ज्ड हो जाता है, और फाइनली हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मिएशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और एक स्पर्मियोजेनेसिस, ये 2 प्रोसेस हैं बच्चों हमारे, और दोनों में हमें डिफरेंस यहाँ पर पता होना चाहिए। बट उससे पहले मैं फिर से एक बार डायग्राम के थ्रू आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर क्या था बच्चों? 2n सेल थे स्पर्मेटोगोनियम, जिसे हमने नाम दिया था प्राइमोर्डियल जर्म सेल का। उनके अंदर क्या हो रही थी? माइटोसिस हो रही थी बच्चों। माइटोसिस होती है तो नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पर बन गए, 2n सेल स्टेज पर ही थे। फिर उसके बाद उसमें मियोसिस 1 हुई बच्चों। मियोसिस 1 होने पर हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, और दोनों ही कैसे स्टेज पे थे? nn स्टेज पर थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहले वो 2n पे थे, अब nn पे आ गए क्योंकि मियोसिस हुई है, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ यहाँ पे डिवीजन हो गई सेल्स के अंदर। अब मियोसिस 2 हुई तो फिर से क्या होगा? इससे फिर से 2 बनेंगे, और इस वाले से फिर से 2 बनेंगे, तो सबका क्या नंबर रहेगा? nn नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये इन जो स्टेज होगी जहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन रहा है? नेक्स्ट स्टेज हमारी स्पर्मेटिड बन जाएगी, और फिर इस स्पर्मेटिड से फाइनली हमारे क्या बन जाते हैं? मैच्योर स्पर्म सेल्स बन जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की, ठीक है। तो ये वाली कहानी थी, और यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स का रोल भी है, ठीक है। सेटोली सेल्स यहाँ पे एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह यहाँ पर काम करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक यहाँ पर बच्चों होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। एंटी मुलेरियन हार्मोन
ये मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करने का काम करेगा, किसके अंदर, मेल के अंदर। और इनहिबिन हार्मोन अगर आपको ध्यान आ रहा हो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनहिबिन हार्मोन, तो वो भी क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के थ्रू। ठीक है, तो लास्ट सेशन जिन्होंने नहीं देखा वो देखना। और एक और हार्मोन मैंने बताया था प्रोटीन की फॉर्म में, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, अगर आपको याद आ रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या कंटेन करता था बच्चों, कौन सा हार्मोन कंटेन कर कौन सा जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंटेन करता है वहाँ पे, किसके अंदर बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, ताकि ये जो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये तरीके से हो सके बच्चों। ठीक है, तो हमने बहुत सारे वहाँ पे हार्मोन्स के रोल भी पढ़े थे। एफएसएच का अलग रोल है, एलएच का अलग रोल है, इनहिबिन का अलग रोल है, टेस्टोस्टेरोन का अलग रोल है बच्चों। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब देखिए फाइनली क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस में बच्चों क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमारा हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, स्पर्म सेल्स बनते हैं। किससे बनते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, जो कि अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में थे स्टार्टिंग में, है ना, पहला सेल जिसे हमने बोला था। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जब हमारा बच्चों स्पर्मेटिड बन जाता है ना, उससे क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ का बनना, यानी कि स्पर्म्स का बनना। देखिए ये तो पूरी स्पर्म तक की स्टेज है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरी स्पर्म तक की स्टेज है। लेकिन जो लास्ट स्टेप है ना, लास्ट स्टेप जहाँ पे स्पर्मेटिड से हमारे स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं ना बच्चों, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर बच्चों हमने 3 फेज पढ़े। कौन कौन से फेज पढ़े हमने एक तो मल्टीप्लिकेशन फेज पढ़ा बच्चों मेरे, और ग्रोथ फेज पढ़ा, और फिर हमारा डिफ्रेंसिएशन फेज या फिर आप मैच्योरेशन फेज जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो बेसिकली 3 ही स्टेज पढ़ी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो इन्होंने वैसे लिख दिया यहाँ पे, बट यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ही हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस की ही लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्मेटोजोआ बना रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर एक स्पर्मेटिड से आगे हमारा एक स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, यानी कि 4 स्पर्मेटिड थे तो 4 स्पर्मेटोजोआ बन गए, 4 स्पर्म सेल बन गए। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अल्टीमेटली बच्चों कब स्टार्ट हो जाता है, जब प्यूबर्टी स्टेज पे हमारा मेल होता है, उसके अंदर हाइपोथैलेमस हार्मोन जो होता है उसकी जब सिक्रेशन होगी, तो उससे अल्टीमेटली क्या सिक्रेट होगा बच्चों, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और उनका अगर लेवल बढ़ जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, क्योंकि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडल पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और वो आगे जाके जो एंटीरियर पिट्यूटरी है कौन से हार्मोन रिलीज करेगा बच्चों, वो एलएच हार्मोन रिलीज करेगा और एफएसएच हार्मोन रिलीज करेगा। अगर आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में, मुझे पता है आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच और एफएसएच आएंगे। एलएच जाके बच्चों आगे कहाँ पर एक्ट करेगा, लेडिंग सेल पे एक्ट करेगा। कहाँ एक्ट करेगा मेरे बच्चों, लेडिंग सेल पे एक्ट करेगा। कौन, एलएच। क्या करेगा, सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन करवाएगा, जिससे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टिमुलेट होगा, इनहेंस होगा बच्चों। और वही दूसरा जो हार्मोन था एफएसएच, वो किस पे एक्ट करता है, वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है मेरे बेटा, और वो क्या करेगा, वो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, अब कहानी समझ में आ गई होगी आपको, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और स्पर्मियोजेनेसिस है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारा एलएच काम कर रहा है और स्पर्मियोजेनेसिस में हमारा एफएसएच काम कर रहा है। और जो एलएच सेल है वो किससे एक्ट हुए हैं, किस पे एक्ट करेंगे, लेडिंग सेल पे एक्ट करेंगे, और वहीं एफएसएच किस पे एक्ट करेंगे, हमारे सर्टोली सेल पे एक्ट करेंगे। एलएच हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा बच्चों, एंड्रोजन करेगा। ठीक है, और वहीं जो हमारा एफएसएच है आगे फर्दर स्टिमुलेशन करेगा। ठीक है, तो ये वाली कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सिग्निफिकेंस था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का, कि जिसके अंदर 1 स्पर्मेटोगोनियम क्या बनाता है बच्चों, 4 स्पर्म बनाता है। ठीक है, तो स्पर्म के पास क्या हो जाते हैं, वहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि जो हमारी स्टार्टिंग की स्टेज थी स्पर्म में आते आते वो हाफ हो गए हैं नंबर। और जैसे ही बच्चों फर्टिलाइजेशन होगा ना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वही डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर हो जाते हैं जाइगोट में, क्योंकि मियोसिस जो है आप सबको पता है वहाँ पे क्या है, हमें मेंटेन करना है क्रोमोसोम का नंबर स्पीशीज का। तो मियोसिस 1 के टाइम पे वहाँ पे क्या होगी, जैसे अगर ये कोई क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होगी बच्चों, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाएगी। और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ही हर एक ह्यूमन बीइंग में क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म देखिए स्क्रीन पर बहुत अच्छा सुंदर सा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जिसके 3 हिस्से हैं बच्चों। एक है हमारा हेड, दूसरा है मिड पीस और तीसरा है टेल रीजन।
ठीक है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, हेड जो है, हेड की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहाँ पर क्या है दिखाई दे रहा है आपको, एक्रोसोम। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है हर एक बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे नेट में वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको हर एक जो हेड, मिड पेस और टेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है उनके फंक्शन आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। वो फंक्शन आपके क्या है नेट के एग्जाम में आते हैं कि जो जो चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिए जैसे एक्रोसोम है तो एक्रोसोम का वहाँ पर फंक्शन पूछ लिया जाता है। फिर आगे देखिए, अभी एक बार हम पार्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं बच्चों। तो हेड के अंदर देखिए आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है सेंटर पर, और यहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। फिर हम मिड रीजन पर आ जाते हैं जहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, प्लस यहाँ पर मिड रीजन में हमारे पास ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कह देते हैं। ठीक है बच्चों। आगे टेल रीजन में यू कैन सी हियर एक्सियल फिलामेंट होती है, यहाँ पे क्या होती है, फिलामेंट होती है बच्चों। ठीक है। अब देखिएगा आपको कैसा दिख रहा है, एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, स्पून की तरह जैसे चम्मच होता है। ठीक है। तो स्पर्म क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं पहली बात तो, और दूसरी बात ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर मोटिलिटी होती है। ठीक है। स्पर्म्स क्या है, अलाइव है। आप सबको पता है, देखिए जो ह्यूमन एग होता है ना, एग तो महीने में एक बार बनता है, लेकिन वहीं पर स्पर्म जो है वो कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, और इनके पास ओवम के साथ यानी कि एग के साथ फर्टिलाइज करने की टेंडेंसी होती है 24 से 48 आवर्स तक, जब तक वो रिलीज नहीं होते इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है। अब 3 पार्ट जो हमने पढ़े, हेड के अंदर, नेक के अंदर, ठीक है, फिर एक मिडल पीस भी तो हो जाता है हमारा, नेक को ही बेसिकली हमने नेक या मिडल पीस एक ही हिस्सा लगा लो या आप, ठीक है, एक टेल रीजन हो जाता है। तो हर एक रीजन में होता क्या क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने हेड रीजन में आपको बताया था एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोसोम, और वहीं पर एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये जो एक्रोसोम है किसका बना होता है, ये इंपॉर्टेंट बात जो है एनसीईआरटी में भी लिखी है, और ये बात आपसे एग्जाम में पूछी गई हुई है, नीट के एग्जाम में स्पेशली। तो मैं आपको बता दूं ये वाली बात कि जो एक्रोसोम है ये किसका बना होता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक्रोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ गोल्जी बॉडीज बच्चों। ठीक है, गोल्जी बॉडीज ऑफ स्पर्मेटेड सेल, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। यहाँ पर लिखा है कि ये क्या कंटेन करते हैं, कुछ हाइड्रोलिटिक, हमारे पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम कंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मलाइसिन, स्पर्मलाइसिन। ठीक है। और यही हेल्प करते हैं कि एग से पेनिट्रेशन हो सके, फर्टिलाइजेशन ईजिली हो सके मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्रोसोम किसका बना हुआ है, गोल्जी बॉडीज का बना हुआ है। गोल्जी बॉडीज हमारी ऑर्गेनलीज है बेटा, आप सबने पढ़ी हुई है क्लास 11th में सारी ऑर्गेनलीज, और वही क्या करती है आगे जाके कुछ एंजाइम सिक्रेट करती है, और वो एंजाइम का नेचर कैसा होता है, प्रोटीनीशियस नेचर होता है बच्चों। और वो प्रोटीनीशियस नेचर कैसा है, हाइड्रोलिटिक प्रोटीनीशिक, हाइलोरोनिडेज एंजाइम जो होता है वहाँ पर। ठीक है। कौन सा एंजाइम होगा, हाइलोरोनिडेज प्रोटीलिटिक एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मलाइसिन भी बोलते हैं। और कब सीक्रेट होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सीक्रेट होता है। ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस भी है इसके अंदर, हेड के अंदर, आप सबको पता है। तो न्यूक्लियस के अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, आप सबको पता है 22X भी हो सकता है, 22Y भी हो सकता है ना, क्योंकि आप सबको पता है हमारे पास क्या है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि टोटल 46 हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, बाकी जितने बच गए, क्योंकि एक पेयर तो हमारे पास क्या है, मेल और फीमेल का है ना, तो बाकी जितने हैं ये हमारे क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाओ बच्चों नेक वाले रीजन पे। अब नेक आपको शॉर्ट तरीके की नेक दिखाई दी थी, ठीक है, हेड और मिडल पीस के बीच में। यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल दिखाया था मैंने आपको, न्यूक्लियस की तरफ ही, जस्ट न्यूक्लियस के जस्ट साथ में ही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था। ठीक है। तो इसका जो मेन काम होता है वो क्लीवेज में होता है, जाइगोट की क्लीवेज में। अब क्लीवेज क्या होता है वो चीज़ हम आप आगे पढ़ेंगे। क्लीवेज का मतलब होता है डिवीजन होना। ठीक है, सेल के अंदर डिवीजन होना। और वो डिवीजन किस तरीके से होती है कि मतलब जो यॉक सेल है उसके अंदर उसका एरिया कितना बचेगा, सेंट्रल सेल का कितना एरिया बचेगा। तो वो टाइप्स ऑफ क्लीवेज हम आगे आने वाले सेशंस में हम उनसे रूबरू होंगे। ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लीवेज में ये हेल्प करेगा। प्लस यहाँ पर क्या होता है, अल्टीमेटली स्पर्म के टेल रीजन तक जाते हैं तो वहाँ पर एक्सियल फिलामेंट्स बनती जाती हैं। मिडल पीस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा सा नहीं मेंशन थी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल सेल्स होते हैं जिसे हम नेबनकन शीट भी बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का रोल यहाँ पे पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, जो आज एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं नीट के पेपर में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म्स की मूवमेंट हो सके। ठीक है,
ईजिली मूवमेंट होने के लिए, क्योंकि इसी को माइटोकॉन्ड्रिया को आप सब ने 11th में भी पढ़ा है कि एनर्जी प्रिकर्सर है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे क्या होती है, एटीपी एनर्जी जनरेट करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो यहाँ पर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा मिडिल पीस में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ स्पर्म बोल देंगे। ठीक है बच्चों। अब टेल रीजन की कहानी बोलते हैं, तो टेल रीजन हेड रीजन से दिखने में आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सियल फिलामेंट्स मैंने आपको दिखाए थे, लास्ट में होते हैं, है ना। तो ये एंड पीस है, यहाँ पर स्पर्म क्या करता है, स्विम करता है अपनी टेल के थ्रू। टेल होगी तभी कोई ऑर्गेनिज्म स्विम कर पाएगा, है ना भैया, सिंपल सी कहानी है। तो फ्लूइड मीडियम में अगर उसको स्विम करना है तो टेल का क्या काम है, स्विम करने का काम है। तो ये हमारी सारी कहानी हो गई है स्पर्म के स्ट्रक्चर की। एक बार फिर से आप डायग्राम देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक्रोसोम है, एक्रोसोम हेड रीजन में क्या करता है, गोल्जी बॉडीज का बना होता है, और वही गोल्जी बॉडी आगे जाके वेसिकल सीक्रेट करती है। ठीक है, तो वेसिकल सीक्रेट करती है, तो अलग अलग टाइप के जो वेसिकल्स होते हैं वो आगे जाके फिर क्या है, वहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाली कहानी आपको पता होना चाहिए कि एक्रोसोम के पास क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम या लाइटिक एंजाइम भी बोल सकते हैं हम अपना। लाइटिक मतलब कि यहाँ पर लाइसिस होना, ब्रेक डाउन होना किसी चीज़ का। ठीक है, और वही है आगे किस में हेल्प करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में हेल्प करते हैं बच्चों, याद रखना है आपको, किस में, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आगे आपने नेक रीजन की बात की, तो नेक रीजन यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा था आपको, नैरो रीजन दिखाई दे रहा था। ठीक है, और उसके अंदर प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बेसल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको मिडल पीस की बात बताई, वहाँ पर मैंने आपको निबंधन शीट के बारे में बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और अल्टीमेटली मूवमेंट में हेल्प करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करेंगे ताकि फर्टिलाइजेशन जो है ईजिली हो सके बच्चों। ठीक है, तो अब हमने टेल की बात की थी कि टेल जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है, यहाँ पर स्पर्म क्या करता है, मूव करता है विद द हेल्प ऑफ टेल। यहाँ पर क्या प्रेजेंट था बच्चों, एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट थी, और डिस्टल फिलामेंट जो होते हैं, सेंट्रियोल जिसे आप कहते हो, दैट विल एक्ट एज अ बेसल बॉडी, और वो अल्टीमेटली एक्सोनिमा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये वाली सारी कहानी थी हमारी किसकी बच्चों, स्पर्म के स्ट्रक्चर की। अब एक यहाँ पर छोटी सी बात आ जाती है, सीमन क्या होता है। ठीक है, सीमन क्या होता है, देखिए स्पर्म जो होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है हमारी, वहाँ से स्पर्म रिलीज होता है बच्चों, आप सबको पता है ना। ठीक है, और ऑब्वियसली डक्ट्स जो होती हैं उनके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, हमने पढ़ा था जहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स की बात की थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो वहाँ पे हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे डक्ट्स के, जैसे कि सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ये सब जरूरी थे हमारे मैच्योरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को मेंटेन करने के लिए। तो सेमिनल प्लाज्मा जब स्पर्म के साथ होता है तो वो अल्टीमेटली क्या बनाता है, एक फ्लूइड जनरेट करता है जिसका नाम होता है बच्चों सीमन। ठीक है, तो वाइटिश कलर का ये फ्लूइड होता है जो मेल जो हमारा पेनिस होता है, पेनिस रीजन, वहाँ से सिक्रेट होता है बेसिकली। तो फंक्शन यहाँ पर मेल असेसरी डक्ट्स के और ग्लैंड्स के, अल्टीमेटली कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, एंड्रोजन मेंटेन करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है बच्चों एग्जाम में, वो क्वेश्चन अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सीमन की पीएच कितनी होती है, दैट इज 7.35 टू 7.5 तक होती है। कहाँ से इजेक्ट होता है, पेनिस रीजन से इजेक्ट होता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ठीक है, अब सिंगल इजैकुलेशन होता है तब वहाँ पर बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं। यू कैन सी हियर 200 टू 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर रिलीज होते हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें से 40% ऑफ देम मस्ट शो रिगरस मोटिलिटी फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए ऐसा शो करते हैं, और 60% की नॉर्मल शेप रहती है, नॉर्मल साइज रहता है बच्चों। ठीक है, तो अगर क्या हो जाए, अगर ये कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म्स के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं प्यारे बच्चों, और वही डिसऑर्डर्स हमें पढ़ने हैं। हल्का सा लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का है कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कई बार 1 मार्क में कई बार आ जाती है कोई टर्म, तो हमें पता होना चाहिए हल्का सा कि एस्पर्मिया यानी कि लैक ऑफ सीमन, जब सीमन जनरेट नहीं हो रहा, यानी कि इनएजुकुलेशन, है ना, क्या हो गया, इनएजुकुलेशन। ठीक है, ये इनएजुकुलेशन लग गया आपका यहाँ पे। आगे सेकंड टर्म दी हुई है एस्थेनोजूस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया। ठीक है, यानी कि स्पर्म मोटिलिटी बिलो लोअर रेफरेंस पॉइंट हो, मतलब कम हो, स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो, कम हो।
एजोस्पर्मिया मतलब कि स्पर्म है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ स्पर्म हो जहाँ पर। हाइपर मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, है ना, सीमन वॉल्यूम अबव हायर रेफरेंस लिमिट हो जाए। हाइपो मतलब कम, सीमन वॉल्यूम अगर बिलो हो जाए। ओलिगोजूस्पर्मिया मतलब टोटल स्पर्म काउंट, टोटल स्पर्म काउंट को बोलते हैं हम ओलिगोजूस्पर्मिया, कितना स्पर्म काउंट है, ठीक है। तो जितने भी लेबोरेटरी होती हैं जहाँ पर सीमन को काउंट किया जाता है, आप सबको पता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, टोटल स्पर्म काउंट भी काउंट किया जाता है। और क्या है, सीमन का सिक्रेशन होना, ज़्यादा एक्सेस में सिक्रेशन होना भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे क्या है, फर्टिलिटी पे मतलब क्या है, आगे बच्चे पैदा करने में बेसिकली क्या आती है, डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या लिखा है, नेक्रोजूस्पर्मिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्म इन इजैकुलेट। आगे आ गया टेरेटो, ठीक है, बेसिकली आपको कुछ पता होना चाहिए। टेरेटोजूस्पर्मिया मतलब कंडीशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल नंबर ऑफ मोटाइल, ठीक है, नॉर्मल नंबर ऑफ मोटाइल, ये चीज़ देख सकते हो। आगे देखिए आइजोस्पर्मिया, आइजोस्पर्मिया मतलब कि कंडीशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल नंबर ऑफ मोटाइल स्पर्म इन ह्यूमन मेल, ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो ये बेसिकली आइसो मतलब इक्वल नंबर आ गए यहाँ पे। अब देखिए ये देखिए स्पर्म की मूवमेंट किस तरीके से होती है, बड़े अच्छे से दिखा रखा है। देखिए यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो स्पर्म की मूवमेंट है ना बच्चों, यहाँ पे यू कैन सी हियर कि किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ये एग सेल है या जिसे आप ओवम बोल रहे हो, और ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म है। तो स्पर्म स्विम करते हैं ह्यूमन सेमाइनल फ्लूइड में, ठीक है, और कितने रेट पे, 1 to 4 mm पर मिनट में, ठीक है। तो स्पर्म की एंट्री कहाँ होती है, इसके अंदर, ऊ साइड के अंदर एंट्री हो रही है। बट यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि कितने स्पर्म यहाँ पर एंटर करेंगे, कौन सी यहाँ पर लेयर होती है, एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, जो ओवम की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। उसके बारे में हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, जब हम oogenesis प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट, उनसे निकलने वाली डक्ट्स क्या क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हम oogenesis को डिस्कस करेंगे, और फिर हम समझेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या क्या डिफरेंसेस है, और फॉलिकुलर जेनेसिस, देन उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत सारी चीज़ें अभी बड़ी बची हुई है। तो दिस वाज द सेकंड सेशन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, सेकंड सेशन था ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आगे आने वाले सेशन में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सेशन को एंजॉय करते रहिए। और सेशन में क्या डाउट आ रहा है बच्चों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर दो अपना डाउट, आपके डाउट्स को लिया जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आपको, जो भी डाउट होगा क्लियर किया जाएगा, ठीक है। बस क्या करना है, शर्त एक है कि वीडियो को आपको पूरा देखना है। आप अगर एक भी चीज़ स्किप करते हो बायोलॉजी में, तो आपका पता नहीं वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आपको रूबरू कराऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, तो हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से सारा सिलेबस आपका नीट 2026 से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। सो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और चैनल को भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे इस वीडियो को तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आप फटाफट से आगे का चैप्टर पढ़ सकें, ठीक है। और इसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ना, जो आपका यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, जो मैंने अपने मुंह से बोल दिया, विश्वास रखो 101%, यही चीज़ें हैं, यही कहानी है, यही सब आएगा। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।